नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा 12 साल बेमिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया है और यह भारत के लिए परिवर्तन और विकास का एक नया मजबूत अध्याय बना। इस समय में डिजिटल इंडिया ने देश को तकनीकी रूप से बदला और सरकारी सेवाओं से लेकर हर नागरिक तक इंटरनेट पहुंचाना आसान हो गया। आज भारत में 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता हैं, उपयोगकर्ता हैं। मेक इन इंडिया ने भारत को उत्पादन और निवेश का बड़ा केंद्र बना दिया, रोजगार के नए अवसर पैदा किए। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत और हर घर जल जैसी योजनाओं ने गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में वास्तविक सुधार किया। कुछ खामियां इन तमाम चीजों में हैं, लेकिन उसके बाद भी सुधार की तरफ एक कदम जरूर बढ़ा। डिजिटल भुगतान यूपीआई ने भारत को दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था का अग्रणी बना दिया। आज यूपीआई सिर्फ भारत नहीं बल्कि यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और कतर में भी काम करता है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से और व्यापक विकास ने देश की प्रगति को नई गति दी। अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया। वैज्ञानिक क्षमता को एक बार फिर से सिद्ध किया गया। अब आपको एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले यह तस्वीर आप देखिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कैबिनेट बैठक में पहुंचे तो वहां तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। एक एक करके तस्वीर को दिखाइएगा जरा पीसीआर टीम। ये देखिएगा, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही टीडीपी के प्रमुख भी। फिर तीसरे विजुअल में आप देखेंगे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि 22 राज्यों में जहां एनडीए की सरकार है, 22 राज्य और केंद्र शासित राज्य जहां एनडीए की सरकार है, यानी कि जहां बीजेपी की सरकार और साथ में सहयोगियों के साथ बीजेपी की सरकार है। और ये देखिए, रेखा गुप्ता साहब से जो है तमाम बीजेपी के नेता मिलते हुए। ये तस्वीरें जो हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उन सभी 22 राज्यों के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में मौजूद, जहां एनडीए की बैठक और जिसमें तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है बातचीत होगी। और आप ये देखिएगा, ये जो एक एक करके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक दूसरे के जैसे ही पहुंचने के बाद उनसे गले लगना, मिलना, मुलाकात करना। और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। आज एक तो 12 साल पूरे हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4399 दिन पूरे कर लिए हैं। यानी कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर उस पद पर बैठना, यह रिकॉर्ड अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है, इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर। और हम यहां इलेक्टेड प्रधानमंत्री के नाम पर जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर ही सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने का जो खिताब है, जो रिकॉर्ड है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है। जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आप समझे कि चाहे वो इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, यानी कि जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1947 से लेकर 1952 तक, जब देश का पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव देश में सबसे पहले 1952 में हुए, लेकिन 1947 से लेकर 52 तक भी जब प्रधानमंत्री के तौर पर उनको नियुक्त किया गया था, सिलेक्टेड तौर पर चुना गया था उनको, क्योंकि वो चुनाव के द्वारा नहीं चुने गए थे, वो सिर्फ एक कमेटी के द्वारा चुने गए थे। अगर उनके कार्यकाल को पूर्ण रूप से देखें तो 6131 दिन का कार्यकाल उनका नजर आता है। इलेक्टेड तौर पर अगर उनका कार्यकाल देखें तो 4398 दिन नजर आता है। सेलेक्टेड तौर पर देखें, जब उनको नियुक्त किया गया तो उस समय पर 1732 दिन
का कार्यकाल उनका रहा। तो इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वालों में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर ओवरऑल आप देखेंगे तो फिर अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे आगे हैं। इंदिरा गांधी जी का अगर कार्यकाल आप देखेंगे तो 5,831 दिन, मनमोहन सिंह का 3,656 दिन, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2,272 दिन तक प्रधानमंत्री रहने का कार्यकाल है। ये टोटल है। लेकिन इसमें भी अगर आप लगातार की बात करेंगे, आप सोचेंगे कि इंदिरा गांधी का तो 5,881 दिन है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे तो ये होनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि लगातार रहने वाला जो आंकड़ा है वो कम है। लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर रहने में 4,078 दिन तक प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं। ओवरऑल अगर काउंटिंग की जाएगी तो 5,831 दिन उनके बैठते हैं। मनमोहन सिंह लगातार 3,656 दिन, अटल बिहारी वाजपेयी टोटल जो प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो 2,272, और लगातार की बात की जाए तो 1,682 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अब जरा बाकी और तस्वीरें भी आप चलाइएगा पीसीआर, एक एक करके आपको सारी तस्वीरें दिखाते हैं, सारे विजुअल दिखाते हैं। यह तस्वीर देखिएगा आप, जब प्रधानमंत्री आज कैबिनेट में पहुंचे तो वहां तालियों के साथ उनका स्वागत किया। तमाम मंत्रियों ने तालियों के साथ स्वागत उनका किया है। आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह, फिर नितिन गडकरी साहब और अमित शाह साहब और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो सभी लोग वहां पर मौजूद थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनकी एंट्री होती है, वो पहुंचते हैं और उसी के साथ कैबिनेट मंत्री उनका स्वागत करते हैं। बाकी और विजुअल भी चलाइएगा जरा। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, उन सभी से एक बार परिचय करा दें और उसके बाद सीधा चलेंगे चर्चा की तरफ। सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता हैं अभयमणि साहब, अभयमणि त्रिपाठी, आपका स्वागत है महुआ खबर पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार जी का एक बार फ्रेम देख लीजिएगा, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। सबसे पहले अभयमणि साहब, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रिकॉर्ड तो अपने नाम कर ही लिया, लगातार इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इन 4,399 दिन को, अभय जी? देखिए राणा जी, मोदी जी ने जो एक 4,399 दिन का एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पे जो कार्यकाल पूरा किया है, उसके पीछे जनता का और ये अगर देखेंगे तो हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, युवा से लेके वृद्ध के लिए, गांव से लेके शहर के लिए, वो चाहे प्रदेश स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, वैश्विक स्तर पे हो, हर जगह उपलब्धियां। और वो उपलब्धियां ऐसा नहीं है कि कुछ हवाई हो, वो उपलब्धियां वैश्विक स्तर पे भी विश्व के नेताओं ने महसूस किया भारत के, और राष्ट्रीय स्तर पे अगर जाएंगे और सबसे ग्राउंड अगर गांव के स्तर पे जाएंगे तो गांव के लोगों ने महसूस किया। हम लोग अगर कहें तो एक अंत्योदय एक शब्द यूज किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसमें है कि जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति, और उस हमारे वहां दीनदयाल जी ने कहा था कि जब तक उसका उदय नहीं होगा, उस अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक भारत के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। और मोदी जी ने वहां के लिए भी, मोदी जी ने उस व्यक्ति के लिए भी जिसका, मैं तो चिकित्सक के नाते बताऊं आपको कि मैक्सिमम लोगों के घर बिक जाते थे, परिवार क्या कहते हैं, जमीनें बिक जाती थी चिकित्सा की दृष्टि से, और मोदी जी ने लगभग 51 करोड़ लोगों को मतलब आयुष्मान कार्ड बनवाए। तो उनका स्वास्थ्य की दृष्टि से 3.5 करोड़
घरों में माने लोगों के घर बनवाए, उनका घर बन के तैयार है, उनको वो रह रहे हैं, तो उनके लिए आवास, उनके लिए इंश्योरेंस, उनके लिए जल जीवन भी अगर देखें तो लगभग 16 करोड़ परिवारों में जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ परिवारों में जल दिया गया। तो उनका जो जीवन स्तर सुधरा, वो चाहे उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनके चाहे रोजगार की दृष्टि से, चाहे उनके घर की दृष्टि से, चाहे उनका उज्ज्वला गैस का कनेक्शन जो 10.5 करोड़ का उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया गया, तो उनका जो जीवन स्तर सुधरा, उनके अंदर ये विश्वास आया और विकास वहां से शुरू हुआ और वहां से शुरू होते होते वैश्विक स्तर पे पहुंचा कि भारत की बिल्कुल 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 अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर साल 2014 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद संसद भवन पहुंचे तो उनकी सीढ़ियों पर माथा टेका, उसकी ये तस्वीर है। 2019 की तस्वीर, जब संविधान को वो माथे से लगाते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद 2024 की तस्वीर है जब संविधान को हाथों में उठाते हैं और उसके बाद उसको माथे से लगाकर चूमने के बाद उसको फिर यथा स्थिति में रख देते हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, 2014 की तस्वीर, 2019 की और 2024 की। 2014 वाली तस्वीर तो लगभग सभी को याद होगी क्योंकि बड़ी चर्चा में रही थी कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है जो संसद की सीढ़ियों को माथा टेक कर उसको नमन करते हुए फिर भीतर की तरफ जाता है। तो बड़ी चर्चा 2014 में उस समय पर इस बात की रही थी। फिर 2019 और 24 की तस्वीरें, ये तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, तीनों कार्यकाल की पहली बार संसद भवन पहुंचने वाली। खैर डिबेट की तरफ लौटेंगे। सर्वेश जी, ये 4399 दिन कितने बेमिसाल रहे, कितने शानदार रहे, कितने सफलतापूर्वक रहे? अभय जी ने तमाम बातों का जिक्र किया, आप कैसे देखते हैं 4399 दिन को? राणा जी, आपको, अभय भैया को, कृष्ण भैया को और सारी जनता को नमस्कार, मेरा प्रणाम। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ये नया आयाम, नया रिकॉर्ड बनाया। और कि जब भी कैरिज्मेटिक लीडरशिप कभी भी पढ़ाई जाएगी आज से 100 साल बाद भी, तो उसका एक उदाहरण जरूर होंगे मोदी जी। लेकिन इनको एक इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी जैसे जो वादे ये करके आए थे, इसके लिए भी जाना जाएगा कि वो कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इनको देश ने बहुत अच्छा मौका दिया, जनता ने बहुत अच्छा मौका दिया। अनइंटरप्टेड इतने दिन का कार्यकाल किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता जिसका इंटेंशन काम करने का होता, और वो किसी भी पार्टी लाइन से, हम सबके आदर्श हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्मृति शेष अटल बिहारी वाजपेयी जी, या नेहरू जी, या और इंदिरा गांधी जी, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए। इनको हो सकता है और इतना टाइम मिला होता तो कुछ और किया करता, जब होता जो जितना अच्छा इनको फ्रेमवर्क मिला था, नहीं कर पाए डिलीवर। जो इनके वादे थे, उन वादे अभी भी वैसे जस के तस पड़े हैं। जो 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी, और पूरा जो नैरेटिव सेट हुआ था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो आलम जब हम अभी बात कर रहे हैं राणा जी, तो 44% पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, 124% एलपीजी के दाम बढ़े हुए हैं, 72% डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। तो महंगाई जस की तस है। यही प्रधानमंत्री जी 2013-14 के बीच जब ये विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि मैं तो सत्ता में रहा हूं, डॉलर का ऐसे डॉलर और रुपए का अंदर नहीं हो सकता, जैसे ऐसे रुपया गिरता है वैसे वैसे भारतीय प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो एक प्रधानमंत्री जो भारतीय प्रधानमंत्री की साख पाताल में लेके चले गए अपने ही कहे हुए हिसाब से, जो जिन्होंने खुद कहा था, उसके लिए जाने जाएंगे। अपने देश की संप्रभुता इतनी छोटी कर दी कि अमेरिका लाइसेंसिंग बताता है हमें कि हम किस देश से क्या खरीदेंगे। ये दिन दिखाया भारत को, ये खराब दिन, बहुत खराब दिन दिखाए भारत को, इसके लिए भी ये जाने जाएंगे। नीट, सीबीएसई, ऐसे स्कैम्स के लिए जाने जाएंगे, ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हाथ के पपेट के नाम के पे जाने जाएंगे। जो उस आदमी को जो सिविल फ्रॉड केस में पेनल्टी देता है यूएस में, अदानी जी, उनके लिए उनके हाथ में ऐसे कठपुतली बने कि उनको 1 रुपए में लीज पे जमीन दे रहे थे। ग्रेट निकोबार में लाखों पेड़ कटवाने को इसलिए तैयार हैं, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद करने को इसलिए तैयार है कि उनको होटल्स बनवाने वहां पे अदानी जी को। और तो और जो विश्व पटल की बात कर रहे थे भैया, एप्स्टीन तक नाम जाने वाले प्रधानमंत्री तक जाने जाएंगे कि ग्लोबली भी बहुत नाम इन्होंने ऊंचा किया।
गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम पे ऊंचा किया, जीरो विदेश नीति में सबसे फेल्ड प्राइम मिनिस्टर अगर कोई जाना जाएगा तो मोदी जी जाने जाएंगे, जिनके टाइम पे विदेश नीति हमारी सबसे ठप रही, जहां हमें नॉमिनल जीडीपी जो है उसमें जो है पर कैपिटा जीडीपी में हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। उसका 2911 रुपए है, वो 2911 डॉलर है, हमारा 2827 डॉलर है पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा। तो ऐसे मुद्दों में और इंडेक्सेस आप देखेंगे तो आप चाहे पासपोर्ट हो आपका, चाहे आप प्रेस फ्रीडम हो, इन सब में हम नीचे ही गिरते चले गए। तो ऐसे ऐसे चीजों के लिए जाने जाएंगे प्रधानमंत्री जी। ठीक, कृष्ण जी एक बार वरिष्ठ पत्रकार जी को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अभय जी देखिए, तो तमाम बातें गिनवा दी है इन्होंने। मैं आपसे सवाल करूंगा लेकिन उससे पहले जरा वो तिरिविन भी चलाइएगा पीसीआर। ये देखिएगा, ये 3 तस्वीरें 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली। फिर 2019 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी साहब शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर, फिर 2019 की दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें, तीनों तस्वीरें ऐतिहासिक इसलिए कि लगातार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ग्रहण करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें, पहली 2014 की, फिर दूसरी 2019 की और उसके बाद 2024 की तस्वीर, जहां फिर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तीनों तस्वीरें जो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं और ऐतिहासिक तस्वीरें ये हैं। अभय जी देखिए, तमाम बातें अभी गिनवाई हैं सर्वेश त्रिपाठी साहब ने, और उन्होंने कहा कि उपलब्धियों की बात तो आप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो सारी खामियां बता दी कि कहां कहां क्या कुछ लूज पॉइंट रहा भारत सरकार का। देखिए राणा जी, ये कांग्रेस और सपा के लोग तो निश्चित रूप से याद करेंगे कि समाजवादी पार्टी जो एक बार पहले बसपा, दूसरी बार फिर सपा, फिर बसपा, फिर सपा का जो चलता था, उसको उनको हटा के और पिछले लगभग मैंने तीसरी बार हम लोग प्रदेश में सरकार बनाए हैं, तो इनका पीड़ा, इनको कष्ट होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के लोगों को भी पूरा देश भर से सिमट के 2-3 प्रदेशों में सीमित कर दिया, तो उनकी भी पीड़ा स्वाभाविक है। बाकी जहां तक इनकी बात है वैश्विक स्तर पे, तो वैश्विक स्तर पे 31 देशों द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 31 देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। आज भी कोई सर्वे होता है, कोई चीजें होती हैं, तो उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय पुरस्कार जो नेता हैं विश्व के, वो उसमें मोदी जी हैं। कुछ भी होता है तो, और पहले क्या ये लोग बात करेंगे, पहले वही पाकिस्तान आप देखते होंगे आके आतंकवाद घुस के और यहाँ ताज होटल पे मुंबई में हमला करके चला जाता था, और हम सिर्फ निंदा करने के अलावा बॉर्डर पे आए दिनों हमारे सैनिकों की हत्याएं होती थी, उनका सर काट के ले जाते थे, आंखें निकाल ली जाती थी, और हम निंदा करने के अलावा कुछ नहीं करते थे। लेकिन वही मोदी सरकार आज हिम्मत नहीं होती है, अगर एक वो गोली खाते हैं, गोली चलाते हैं, तो हम बारूद से उनका जवाब देते हैं। पहली बार उनके अंदर, उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सारे आतंकवादियों के जितने भी कैंप्स थे वो कैंप्स तबाह किए गए। हमारी सेना का शौर्य आपने देखा होगा। तो इस तरीके की अगर वैश्विक स्तर पे देखा है, तो सेना के शौर्य से पार्टी का क्या लेना देना? नहीं, सेना का, अरे भाई पहले वही सेना क्यों नहीं शौर्य, आपने मौका नहीं दिया। शौर्य से पहले 2014 के पहले जब भी बात होती थी आप सिर्फ निंदा कर देते थे। वही अमेरिका, नहीं वही अमेरिका के पास चले जाते थे, नहीं वही अमेरिका को जाके बताते थे कि नहीं, वही अमेरिका को जाके बताते थे कि ये मोदी जी ने, नहीं वही अमेरिका को पाकिस्तान के लोगों ने मारा है, पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद किया है। क्या मोदी जी थे? इससे पहले जो युद्ध जीते हैं सेना, कौन? मोदी जी थे भैया। अरे अभी आतंकवाद की बात हो रही है, आतंकवाद में पहले बताइए ना, जितनी भाई अयोध्या से लेके
वाराणसी से पुलवामा लेके किसके हमेशा समय पे कभी हुआ? ट्रेन में विस्फोट होता था, कभी होता था, पुलवामा कभी किसके आपने समय कोई पे कार्रवाई हुआ की? भैया? नहीं, बताइए पहलगाम कोई भी किसके कार्रवाई समय पे पाकिस्तान हुआ? के अंदर घुस के की है? पहलगाम किसके समय पे हुआ? तब भी घर में ही घुसे अरे थे। हुआ, लेकिन अभी वही कह रहे हैं ना, वो पहलगाम में पाकिस्तान अभी तक याद रिपोर्ट आ रखेगा पाई जीवन क्या? भर। किसकी कमी थी? नहीं, वो पहलगाम पाकिस्तान, पुलवामा में सुनिए, रिपोर्ट आ पाई क्या? नहीं पहलगाम वो और पुलवामा में पाकिस्तान रिपोर्ट याद आ पाई? रखेगा। आज पाकिस्तान की कितने लोगों हिम्मत को नहीं अरे होती है। पाकिस्तान छोड़िए, इंडिया में किसकी कमी थी आप पकड़ पाए क्या? रिपोर्ट आ पाई पहलगाम और पुलवामा की आज तक? कितने अरे आईटी वाले वो हटा दिए थोड़ा, गए? एक चीज सुन लीजिए सर्वेश जी, कहाँ था सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस कश्मीर एजेंसीज के क्या कर कुछ रही थी चुनिंदा हमारा? जगह सीमित रहती है। अदर पहले हम लोग भी, कहाँ गई थी आपको भी हमारी? याद होगा, जब कभी बस में और ट्रेन में बैठते थे, हमेशा अनाउंस होता था, कि क्या? कोई भी लावारिस वस्तु देख के तुरंत पुलिस को बताएं, उसमें बम वो हो आज सकता भी है। होता है। वो तो आज भी नहीं होता है, नहीं होता है, वो आज आपके वीडियोस कान में में घुसता होता है। होगा। आज नहीं अभी भी होता होता है, है। किसी भी आम आदमी से पूछिए, आज याद अनाउंस नहीं दिलाता हूं होता आपको, है। जब अक्षरधाम नहीं, हुआ था तो कौन था और चीफ उसके मिनिस्टर वहां पे? और उसके अलावा अभी जब आज भी अक्षरधाम हुआ था इतने तो कौन था अज्ञात चीफ मारे मिनिस्टर? जाते हैं। नहीं, आज जब भी इतने अक्षरधाम अज्ञात हुआ था मार तो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर कौन था? अक्षरधाम जब हुआ था तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गुजरात कौन थे? पता है अरे आपको? लेकिन केंद्र False narrative मत केंद्र दीजिए। में सरकार किसकी दोनों में थी? भाजपा की सरकार केंद्र में थी। सरकार किसकी दोनों थी? में भाजपा केंद्र की के सरकार इनपुट्स थी। कौन देता था? देखिए, दोनों में आतंकवाद की केंद्र में तो घटना, बिहारी वाजपेयी नहीं, थे। आतंकवाद की घटना को प्रदेश की घटना से मत मानिए। नहीं तो केंद्र में केंद्र के इनपुट्स आते हैं, केंद्र की एजेंसियों के इनपुट्स आते हैं। जब पार्लियामेंट आप लोगों ने तो बनवाया था हामिद अंसारी को, जब पार्लियामेंट वो सारा अटैक हुआ इनपुट्स तो उठा कौन के था? बाहर दे देते थे। पार्लियामेंट अटैक हुआ तो कौन था प्रधानमंत्री? जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तो कौन था प्रधानमंत्री? किसकी सरकार थी? नहीं पता होगा ना? नहीं पता होता भाजपा को, क्योंकि झूठा नैरेटिव देना होता है। नहीं, नैरेटिव नहीं, सेना का बताइए ना। शौर्य- अरे भाई, भैया, अभी आप बता रहे हैं, सुनिए, जब अबे भी भैया, अबे नहीं, भैया, जिस तरीके की, पुलवामा के नाम नहीं, पे आप वोट आप मांगे ये थे बताइए मोदी जी सर्वेश ने। जी, हिम्मत हुई, पुलवामा के नहीं, नाम पे। मनमोहन सिंह सरकार की हिम्मत हुई, पुलवामा जो के पाकिस्तान नाम पे। जैसे चाहता था वैसे अच्छा, करता मोदी था, जी की बात कर लेकिन लेते कभी हैं। भी मोदी जी की सिर्फ और बात कर सिर्फ लेते निंदा हैं। करने के अलावा पुलवामा और के नाम अमेरिका को पे, जाकर पुलवामा शिकायत के करने के शहीदों कभी के उन्होंने नाम पे स्वयं से वोट निर्णय मांगे नहीं थे लिया। मोदी जी ने कि नहीं? नहीं, पुलवामा के अभी शहीदों के कभी नाम भी पे उन्होंने सुनिए, स्वयं से निर्णय नहीं सुनिए, किया। सुनिए, मोदी जी ने सुनिए, जिसके अबे लिए भैया, वोट मांगा है अबे भैया, उसके लिए किया अबे है। भैया, सुनिए, मोदी जी ने पुलवामा 370, शहीदों के नहीं, नाम पे आप वोट बताइए ना। मांगा। पुलवामा शहीदों के नाम पे वोट मांगा और पुरानी पेंशन नहीं दी सीआरपीएफ को आज तक सरकार ने। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दे दी, उसके बाद भी नहीं दी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दे दी, जबकि पुलवामा शहीदों के नाम पे वोट वन मांगा है रैंक वन प्रधानमंत्री पेंशन की जो ने। योजना लाई है ना, अरे वो केंद्र CRPF सरकार को द्वारा नहीं ही। दी वन रैंक आज वन भी पेंशन। आर्मी के लोगों को पूछिए, पुलवामा में कौन शहीद हुआ था? सर्वाधिक उनका सम्मान पुलवामा में और शहीद सर्वाधिक कौन हुआ था, उनके लिए डॉक्टर अगर कुछ किया है तो मोदी पुलवामा सरकार में ने किया है। CRPF के जवान शहीद हुए थे, आपको पता भी नहीं है? वन रैंक नहीं पता है हमको, सीआरपीएफ नहीं मिलती, आज नहीं मिलती उनको, आज पेंशन भी नहीं मिलती। उनको ये पेंशन किसने भी नहीं बता दिया मिलती। कि उनको पेंशन नहीं मिलती है? ये मैं किसने बता बता रहा हूं दिया आपको? मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। आज जाइए भी गूगल करके मैं सीआरपीएफ का शेयर कोई कर रहा जवान हूं। शहीद होता है तो कुल मिला जुला के लगभग 1 करोड़ की राशि उनके परिवार को दी जाती है। सीआरपीएफ के जवानों को आपको अफसोस हो रहा है इस बात का ना? शर्म करनी चाहिए भाजपा को। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दे दी पेंशन। शर्म करना आप लोगों को चाहिए, शर्म करना आप लोगों को चाहिए कि ऐसी सरकार को जिसने 370 हटाया, जिसने पाकिस्तान के घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके कैंप तबाह किए, उस ऐसी सरकार और ऐसे व्यक्ति को जो 31 देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, G20 का सम्मेलन कराया गया। यहाँ पे G20 का पहली बार G20 की अध्यक्षता की गई। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? शर्म तो सीआरपीएफ को पेंशन दे पाएगी सरकार आपकी? देगी कि नहीं देगी? नहीं मिल रही अभी, मैं बता देगी भाई, बता तो रहे। कुल 1 करोड़ के लगभग कोई भी शहीद परिवार होता है तो उनको 1 करोड़ की राशि दी जाती है। दिल्ली आप पूछिए किसी सीआरपीएफ के जवान से, किसी भी सेना के जवान से पूछिए कि आज भी। और सबसे बड़ी बात एक चीज और बता दे आपको, उनके हाथ बांध के रखा था। वही पहले की सरकारें थी ना, वो सीआरपीएफ के जवान और जो सेना के जवान होते थे उनके हाथ बांध के रखे रहते थे। आज उनके हाथ बांधे नहीं हैं, आज उनके हाथ खुले हैं। जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, उस सेना के जवान निर्णय लेते हैं और वो कार्रवाई करते हैं। 100 दिन छुट्टी नहीं देते। सीएपीएफ बिल लाए उनके अगेंस्ट आप, पूरा सीएपीएफ का एक जवान आपको कोसता है भाजपा सरकार को।
आप पूछ ये लीजिएगा, पता कर आपको लीजिएगा, पूछ नहीं, लीजिए ये कि आप फैजाबाद पता नहीं कौन सा है। कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से ठीक कहाँ है, से कैसे पढ़े हैं। एक एक करके बात करेंगे, बहुत एक एक सारे करके सवाल बात और करेंगे। हमारे आपको साथ करते कृष्ण हैं। कुमार चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं, लौटेंगे लौटेंगे। सर्वेश जी, सर्वेश जी लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार जी, 12 साल पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री इलेक्टेड तौर पर 4,399 दिन। इन 4,399 दिन को कैसे देखें कृष्ण जी? सबसे पहले हमारे जो साथी हैं, जो पैनल के सभी को मैं सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और एक बात कहना चाहूंगा कि आलोचना पूरी है, लेकिन जो प्रधान कार्य हम्म बहुत ही सराहनीय रहा। पैनल में दो कहीं न कहीं किया मान वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इस पर जो पहले के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि पहले के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था, अगर उसको सही तरीके से किया जाए कि कोई भी कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने में इतना ज्यादा समय लग जाता था, अब क्या प्रबंधन होता होगा। आज क्या है कि कोई भी इशू क्रिएट होता है 5 मिनट के नहीं, ज्यादातर लोग उससे रूबरू हो जाते हैं। अभी मैं आप सबकी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 2 दिन जो हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर पर हुआ, जो हमारे बॉर्डर पर जिस तरीके से क्रिएट अपने देश की सुरक्षा के लिए लोग आउटर जोन को क्रिएट कर रहे थे, वहां पे जो बांग्लादेशी लोग बार बार अटैक को नुकसान पहुंचा रहे थे, अचानक बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री और अमित शाह की अगुवाई में तत्काल उसको प्रभाव से रोकने के लिए निर्णय लिया गया। क्या इसके पहले इस तरह कभी निर्णय लिए गए? नहीं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, 370 है, या कश्मीर के देख लिया जाए, या अन्य कई मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ओजस्वी तरीके से इन्होंने अपने कार्यकाल को, दो काल इनका बहुत सराहनीय रहा। इस कार्यकाल में कई सारे सवाल उठे हैं, निश्चित तौर पर सवाल उठना भी चाहिए। जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के, जैसे यूजीसी हो चाहे नीट हो, एक तरीके का आक्रोश और जिस तरीके से इनके प्रति विरोधाभास पैदा हुआ है, यह एक प्रधानमंत्री के लिए भी ठीक नहीं है। और वही नहीं, दूसरी यूजीसी जो गाइडलाइन जारी की गई, जो इस पर लागू किया गया, उसको लेकर के यह कहीं न कहीं नकारात्मक रहा और एक प्रधानमंत्री की छवि पर एक छोटा सा दाग भी लगा गया। तो इनको कितना सफल आप मान रहे हैं 4,399 दिन को कृष्ण जी? देखिए, इसमें कोई के दिनों के जितने प्रधानमंत्री थे, उनमें से इन्हीं के बाद राजीव गांधी के यदि कोई सफल प्रधानमंत्री रहा तो नरेंद्र मोदी जी रहे। यह कोई नकार नहीं सकता। भारत के प्रति व्यक्ति जितने भी लोग हैं, भारत में जो जिस तरीके का एक अलगाववाद की, हमारे सोचिए पूरे भारत में 14 राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 9 राज्यों में मतलब हिंदू विहीन राज्य हो चुके हैं। कई सारे काम को जिस तरीके से भाजपा की सरकार कर रही है, चाहे अभी SIR का काम किया गया हो, उससे घुसपैठ जो है एक तरीके का बीमारी है, जो आने वाले दिनों में वह बीमारी ही नहीं रहेगा, गृह युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और इस पर जितना सरकार ने काम किया है पूर्व के दिनों में ही ये संचालित हुआ रहा है, और जिस तरीके से होता रहा है उसका जिम्मेदार भी पूर्व की सरकार ही रही है। हम वर्तमान की सरकार पर यह बोझ नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वर्तमान की सरकार ने जहां कुछ नहीं था वहां बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। देखिए सर्वेश जी, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी तो कह रहे हैं कि बहुत सफल कार्यकाल रहा ये, और राजीव गांधी के बाद कोई बेहतर प्रधानमंत्री देश को मिला है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। राणा जी, मैं एक बात बताता हूँ, ये इंडेक्स की बात हम भूल गए थे बीच में। फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला जो इंडेक्स है ना, वो बहुत नीचे गया है, और उसका असर कई बार मुझे दिख जाता है टीवी डिबेट्स में। रही बात इसकी कि ये जो हम जब इसकी बात करेंगे ना कि कहाँ पे माइनॉरिटी बढ़ रहे हैं, किस राज्य में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, तो ये मैं भाजपा प्रवक्ताओं से इसकी अपेक्षा करता हूँ, लेकिन पढ़े लिखे संवाददाताओं से और पत्रकारों से नहीं। क्योंकि ये कंसर्न नहीं है कि घुसपैठिए बढ़ा दिए। घुसपैठिए कैसे चिन्हित किए गए थे? अभी गाजियाबाद में एक वीडियो आई थी, पुलिस वालों ने फोन लगाए थे पीठ पे, और उसके बाद उससे घुसपैठिए देखे जा रहे थे। तो ये कोई, मैं वो कह रहा हूं कि आपने जहां पे काम करना चाहिए, जिन चीजों पे आपकी बात होनी चाहिए थी, आपने कितने रोजगार सृजन किए उस पे बात होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन को लेकर फंडिंग की गई है, जिस तरीके से घुसपैठ को लेकर के, घुसपैठिए एक दिन में नहीं आए भारत में। कहां से यदि भैया पूर्व कह की सकते हैं कि सरकार सरकारों ने फंडिंग की है? थोड़ी सी आपके पास कोई सचेतनता फैक्ट और है क्या जागृति भैया? रखी,
आपके पास कृष्ण कुमार जी, ये कहां से आया कि करते थे फंडिंग क्या? किसने की, कैसे की, कहां से हुई थी धर्म परिवर्तन को इसका लेकर? कोई फैक्ट है क्या? अब कोई है देखिए, एविडेंस ईसाई आपके पास? मशीनरी जिस तरह भारत में काम कर रही है, क्या किसी से कुछ छुपा है क्या? किसी से कुछ छुपा अरे है तो कोई क्या? फैक्ट है या तो इस इस वो सरकार तो का वो तो मामला अभी है? भी हो रहा है, आने वाले वो मसीहा तो कौन अभी भी हो रहा है कृष्ण कुमार जी, वो तो अभी भी हो रहा है। मसीहा अभी भी तमाम न्यूज़पेपर ने उनका पर्दाफाश किया है, स्टिंग ऑपरेशन किया है। देखिए, तो आप क्या गोदी कहना चाहते हैं कि किसी अटल बिहारी को वाजपेयी करवाते थे क्या ये? पत्रकार कहना बहुत है, नहीं नहीं, लेकिन सच्चाई के राणा जी, रूबरू उसको करना और उसको राणा मान जी, लेना, ये इनसे बहुत पूछे टफ कि है। अटल बिहारी आप वाजपेयी भी उसमें आपके पास शामिल है जो सवाल लोग का जवाब करवाते नहीं थे, होगा, आप मुझे क्योंकि गोदी राजीव मीडिया कर गांधी के देंगे, बाद मोदी की बात की है इन्होंने। आप मुझे पेट पत्रकार बोल देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सच्चाई यह है कि कल के दिनों में जो हुआ करता था वो आज पत्रकार होता है। फैक्ट बेस्ड बात करता है। आतंकवादी पत्रकारों की बहुत हमारे इज्जत की जाती है। संसद आप अगर आप अटैक गवर्नमेंट करके को, किसी भी गवर्नमेंट को, रात को 12 आप बजे किसी भी न्यायालय गवर्नमेंट खुलकर के ऊपर कोई इल्जाम लगाना है, आतंकवादियों को आप नहीं नहीं आप नहीं, जो गवर्नमेंट के चीजें ऊपर हैं इल्जाम लगा हम रहे लोग हैं, उसको आप निश्चित बैक्ड तौर बाय पर फैक्ट्स जमीनी होने स्तर पर चाहिए। बताते हैं। नहीं नहीं, जमीनी स्तर आपके मन से नहीं जो हो जाता, बातें फैक्ट के सही हिसाब है से होता उसका है। समर्थन करते हैं, आपका जो गलत आपके है सारे अटल जिन बिहारी तथ्यों वाजपेयी, पर अच्छा सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या आपके बारे में क्या राय है? राजीव गांधी और इनके बीच में थे प्रधानमंत्री वो, और ठीक ठाक पूरा टेन्योर था उनका, वो भी देखिए, क्या अटल इसको बिहारी स्पॉन्सर कर और रहे थे क्या? वाजपेयी जी दोनों दोनों की तुलना नहीं कर सकते आप। दोनों की अब मैं तो कार्यशैली पूछ रहा हूं, बिल्कुल आपने खुद ही विभिन्न थी, बोला ना दोनों राणा की जी, इन्होंने खुद क्रियात्मक। कहा था अभी, राणा जी पिछली सरकारों की बात क्या की मैंने थी, बोला? राजीव गांधी के बाद थे और मोदी जी के पहले थे वो बीच में, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व के मंत्रियों जैसे आपके जो जिसके मुंह तो में पूर्व जबान के ही नहीं हुआ करती प्रधानमंत्री थी, है ना, मैं उस प्रधानमंत्री की बात पूर्व के कर कृष्ण रहा हूँ कुमार जी, प्रधानमंत्री है ना अटल जिनके बिहारी कृष्ण वाजपेयी। कुमार जी, अर्थशास्त्री कृष्ण कुमार मानते जी, हैं, उस समय कृष्ण कुमार जी, भारत अरे में अर्थशास्त्री हम लोग नहीं मानते, पूरी कृष्ण दुनिया कुमार मानती जी, है, मैं भारत आपको में पत्रकार नहीं मानता। कृष्ण डॉक्टर कुमार जी, मनमोहन सिंह के बारे में एक एक करके बात बहुत करेंगे, कम है। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात मनमोहन सिंह के करेंगे, बारे एक में एक बात करके। हाँ करने अभय के जी, लिए आप ही के भारत पास में आ रहा हूँ बहुत कम है। मैं, अभय जी आप ही के पास आऊंगा। हाँ सर्वेश जी, मैं सवाल ले रहा हूँ, मैं सवाल ले रहा हूँ, मैं सवाल ले रहा हूँ। कृष्ण जी, छुपा हुआ है। कृष्ण कुमार जी, एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा है कि अगर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी तक अगर बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर एक लिस्ट बनाई जाए तो कैसे बनाई जाएगी? सबसे पहले किसका नाम? आपने कहा राजीव गांधी और उसके बाद बेहतर नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहले आप किसका नाम रख रहे हैं? राजीव गांधी के बाद कोई यदि बेहतर है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मतलब सबसे ऊपर जो है वो राजीव गांधी आ गए, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी आ गए और बाकी सब उनके नीचे। जी मेरा मानना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल कैसा था? देखिए, अटल जी का कार्यकाल जो था, जो फेम और फेम की बात चल रही है, जिस तरीके से हमारी एक इजाफा हुआ है, हमारी ताकतों में एक बढ़ोतरी हुई है हर तरीके, चाहे सैन्य ताकत हो, चाहे वायु ताकत हो, चाहे किसी तरीके का, और जो टेक्निकल चीजें हैं बहुत डेवलप किया गया, कई तरीके के हथियारों का भी अगर हम बात जिक्र कर लें तो कहीं संदेह नहीं है कि पूर्व के दिनों से आज हमारा देश काफी ताकतवर हुआ है और हम अपनी चीजों को पटल नहीं, पर रख मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कृष्ण जी, मैं भी समझना चाह रहा हूं, दर्शक भी समझना चाह रहे होंगे कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर प्रधानमंत्री, तो कौन कौन से मानकों पर आपने माना? पहला तो ये कि नरेंद्र जी विश्व के बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, ठीक जो है, अटल जी से काफी प्रविख्यात हैं, पहला। दूसरा, अटल जी कम थे? नरेंद्र मोदी जी का अगर कार्यकाल देखा जाए, हर रूप से इन्होंने अलगाववाद या जो घुसपैठ जिस तरीके से भारत में होता रहा है उस पर जो खुलकर काम किया है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो काम किया है, अटल जी से बेहतर वो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन आप जिस तरह से घुसपैठ की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें आप बता रहे हैं, कारगिल का युद्ध जिसने जितवाया, अभी तो 2014 से लेकर अब तक तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ। खैर वो आप कह रहे हैं कि वो आपकी पर्सनल सोच है, उसके आधार पर आप इस बात को कह रहे हैं। अभय जी, पुलवामा अटैक में भी आपने देखा किस तरीके से अपनी बीजेपी ने काम किया, निश्चित तौर पर काफी सराहनीय रहा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा कृष्ण जी, मैं अभी आऊंगा लौटकर आपके पास, फिर से उस पर बात करेंगे। अभय जी, अगर लिस्ट बनाई जाए तो किस आधार पर आप लिस्ट बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? देखिए राणा जी, पहले तो हम अगर मोदी जी की, क्योंकि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और यहाँ भी सबसे ज्यादा इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने
अब उसके पीछे अगर हम डाटा की बात करें, एक तो बात होती है कि हम हवाई और बाकी चीजें, हम 3-4 चीजों पे चर्चा करेंगे। एक तो भारत के सामने अगर आर्थिक पक्ष हम देखें तो 2014 में जब वो आए तो जो इकोनॉमी थी वो $2 ट्रिलियन की थी और 11वें रैंक पे भारत था हमारा। 10 साल बाद ही वो इकोनॉमी $4 ट्रिलियन से ऊपर की हो गई और चौथे रैंक पे आ गए। हमारा जीडीपी लगातार 7.7 पे मतलब 7 से ऊपर रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएं तो पहले अभी डाटा उठा के देखेंगे तो 2014 के पहले हम 10 से 11 किलोमीटर पर डे का रोड कंस्ट्रक्शन करते थे। आज वही व्यवस्था है, वही लोग हैं, वही कर्मचारी हैं, वही इंजीनियर हैं, लेकिन वो 10 से 11 से ऊपर उठ के आज हम 28 से 30 किलोमीटर पर डे का रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लेकिन एक चीज और अभय जी आपने बताया कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला तो $2 बिलियन की इकोनॉमी हमारी थी, आज 4 ट्रिलियन हो गई है, वो यही बता रहे हैं आप? जी। अच्छा, तो 1947 वाले से कंपेयर करते हैं ना, 1947 में कितनी थी और 1964 में कितनी थी? असली फर्क तो तभी निकलेगी ना। 1947 से लेके आप देखिए, नहीं आप देखिए कि 11वें तक हम पहुंचे और 11 से हम मात्र 10 साल में हम चौथे उस पे आ गए। हमने डबल की छलांग लगाई। $2 ट्रिलियन की थी, हम $4 ट्रिलियन से ऊपर हो गए। और उसके पीछे का जानते हैं क्यों, क्या उद्देश्य रहा? राजीव गांधी जी अभी बोलते थे कि हम 100 रुपया यहां से रिलीज करते हैं तो 10 रुपया नीचे तक पहुंचता है। और वही आज डिजिटल इंडिया जो यूपीआई द्वारा भुगतान हो रहा है, आज जो अकाउंट्स खोले गए थे यही लोग बोलते थे कि यह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज उनके अकाउंट्स में पैसा जाता है और 435 रुपया अगर जाएगा तो 435 रुपया पहुंचेगा, 434 नहीं पहुंचेगा। 100% भुगतान हो रहा है, 100% नीचे के लोगों को पैसा जा रहा है। आज हमने जिस क्षेत्र में आप देखेंगे ना, एम्स में पहले 7 एम्स थे, हमने 25 एम्स बनवा लिए। IIT 16 थी, हमने 23 बनवा लिए। हम पिछले अगर हम 47 से लेके बात करें 14 तक तो लगभग 14 मतलब 67 सालों में जो देश ने जो प्रगति की वो मात्र 10 सालों में उसके डबल। एम्स की बात करें तो 7 को 28, तो हमने 3-4 टाइम्स इंक्रीज किया। IIT 13 था, 16 था, हमने 23 किया। इसरो का हम हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसरो में पहली बार आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया। हम सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 भी लॉन्च कर चुके हैं। तो हम वो साइंटिफिक तरीके से जाएंगे, सामाजिक और विश्व को हमारे संदेश देने के लिए भगवान राम का एक वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो एक भगवान राम का जो मंदिर बनाया गया है पूरे विश्व की जो जनता है, तो वो चाहे 370 की समाप्ति हो, भगवान राम मंदिर का निर्माण हो, हमने आध्यात्मिक, आप योग को देखिए, योग को कोई जानता नहीं था। आज देश भर में लगभग 140 से ज्यादा देशों में योग दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो वो चाहे हमारा आध्यात्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर क्षेत्र में भारत का लोहा मान रहा है। हमने मेक इन इंडिया करके आज नौकरी, लेकिन आज वही लोग MSME के थ्रू जाते हैं, अपना उत्पादन कर रहे हैं। हमारा इंपोर्ट्स मिनिमम हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है लगातार। हम मेक इंडिया के थ्रू, लोकल फॉर वोकल के थ्रू, आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हम व्यवस्थाएं भी उस प्रकार से कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। उसके लिए भी हमारी जो इकोनॉमी है उस पर मजबूती मिल रही है। तो जिधर भी देखेंगे, जिस ओर देखेंगे। सर्वेश जी, हाँ, ठीक है अभय जी, ठीक है सर्वेश जी बताइए, बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा दी हैं। ये है कि पहले सच ये जानना जरूरी, 16 IITs थे 2014 से पहले, 16 फंक्शनल IITs थी। इन्होंने कुछ IIT नई बनाई और कुछ IITs को एक बस अपग्रेड कर दिया, जैसे ISM धनबाद को इन्होंने IIT बना दिया, तो वहाँ नाम चेंज हो गया बस।
ठीक है। और रही बात इसकी कि बहुत सारी अब वो चीजों में आप जहाँ पे अपने मन में कुछ लेके बैठे रहिए, कुछ नहीं, मन में बता नहीं, देना सच्चाई है, बता रहा हूँ वो मैं। अलग 16 बात है IITs कि थी IIT 2014 आपका बस फैक्ट सही कर रहा हूँ। 16 IIT के जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 16 IIT 23 बना दिया। अब दिक्कत है ना कि आप लोग को कुछ ना कुछ विरोध में बोलना है, तो रहा कुछ ना कुछ गलतियां निकलनी है तो 16 बोलेंगे। थी, पता है ना, 16 IIT थी उससे पहले। मैंने बताया कि भाई 16 थी, मैंने बताया 16 थी, 23 और बनाया। उसके बाद अपग्रेड ISM धनबाद था, उसको ISM को अब उसको IIT नाम दे दिया गया है। और सुनिए, रही बात आपकी जो परिवर्तन नहीं किया गया, डीबीटी, सिर्फ नाम सिर्फ नाम का होल्डिंग लगा दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, फंक्शनल वैसे ही जैसे हाँ? 7 एयरपोर्ट यूपी में खोले गए, जिसमें से एक फंक्शनल है केवल अयोध्या वाला, बाकी 6 डिफंक्ट है। वैसे ही होता है आपका काम। अरे भाई कौन सा डिफरेंट है? मैं गोरखपुर मैं बता रहा हूँ ना, 7 एयरपोर्ट जो भी देखिए ना, 7 एयरपोर्ट खोले गए थे, उसमें से एक केवल अयोध्या चल रहा है, बाकी सब डिफंक्ट है। अरे आप देखेंगे इसी सरकार में गोरखपुर में, कुशीनगर में, अयोध्या में, जितने जगह। और डिजिटल इंडिया में बात कर रहे थे, अब NPCI किस ईयर में शुरू हुआ था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका UPI बनाया हुआ है पूरा, 2008 चिदम्बरम जी ने 2013 में बकौल उड़ाया था, रिकॉर्डेड है। राणा जी ये बोल रहे थे, मैं बोल रहा था पहले फैक्ट जब तिलमिला जाते हैं, जब फैक्ट एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में, DBT शुरू हुआ था 1 जनवरी 2013 में, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, वो भी कांग्रेस सरकार। NPCI कांग्रेस सरकार। आधार पहले बन गया था, फ्रेमवर्क आपके लिए पहले बना हुआ था, वो सारी पीठ आपको थपथपा ले रहे हैं। उसके बाद कहेंगे इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था। डिजिटल शब्द जो है ना, डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर, ये सब सिनोनिम है राजीव गांधी जी के साथ। बच्चा बच्चा जानता है इस देश का। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपके लिए तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वो है, क्या कहते हैं, वो जो रोबोट था, रोबोडॉग, वो है आपका कीर्तिमान। और इसीलिए पूरे विश्व में मोदी जी जाने जाते हैं कि रडार, अगर वो इसरो के लिए नहीं जाने जाते हैं, चंद्रयान 3 और आदित्य 11 के लिए नहीं जाते हैं। मोदी जी का साइंटिफिक टेम्पर बता रहा हूं तुम्हें। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए नहीं जाने जाते हैं, आदित्य 11 के लिए नहीं जाते हैं, जाने जाते हैं। और ये बताइए, चिदम्बरम किसके, चिदम्बरम जी नहीं, चिदम्बरम किसके वित्त मंत्री थे? चिदम्बरम भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री नहीं थे, कांग्रेस के वित्त मंत्री थे। और उन्हीं चिदम्बरम ने लोकसभा में रिकॉर्डेड है, लोकसभा में डिजिटल भुगतान का मखौल उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। कुछ दिन बाद मोदी जी चिदम्बरम ने लोकसभा में आके डिजिटल इंडिया का मखौल उड़ाया था। और आप बात करते हैं कि कांग्रेस डिजिटल लाई है। कि देखा मैंने, बोलने के पहले सोच के बोला करें। मोदी जी कहेंगे बालू उड़ाया, हवा ऊपर की तरफ जा रही थी, मैंने कहा चंद्रयान अभी भेज दो, सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा रडार, मैंने कहा भेज दो, क्योंकि बादल हैं, दिखेगा नहीं, रडार नहीं पकड़ पाएंगे अपने प्लेन्स। और नाली से गैस बना ली जैसे मोदी जी ने। अरे सर्वेश जी, पहली बार कोई प्रधानमंत्री इसरो के चीफ के साथ सीएम करता है। नहीं, जो है ना, जीतने वाले के साथ सब लोग खड़े होते हैं, जीतने वाले के साथ सब लोग खड़े होते हैं, हारने वाले के साथ पहली बार श्रीनिवासन जी के साथ जाके मोदी जी उनके इसरो के कार्यालय पे पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया था। ठीक है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री जाके उनकी पीठ थपथपाई ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। कृष्ण कुमार जी, एक तो सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आपने के बोल ही नहीं पाता। सर्वेश जी, ये पहले प्रधानमंत्री हैं। सर्वेश जी लौटूंगा जी। कृष्ण कुमार जी, आपने अभी मुद्दा उठाया था और आपने बताया था कि घुसपैठ पर रोक लगी है, घुसपैठियों पर रोक लगी है, और आपने ये भी कहा कि ये कोई एक दिन में नहीं आए हैं, धीरे धीरे आए हैं। लेकिन क्या इस बात का जो आंकड़ा है वो तो अलग कहता है कि किस सरकार ने कितने घुसपैठियों को पहले बाहर भेजा, तो फिर कैसे समझे कि कौन सी सरकार बेहतर रही? देखिए, मैं आपको बेहतर बताने के लिए कुछ जो कार्यक्रम है मोदी जी के, उनके बारे में बताना चाहूंगा जो सफल रहा पूरी तरीके से। जैसे जीएसटी लागू करना, मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, जो पूरी तरीके से सफल रहा। सफल कहां रहा? वो तो कृष्ण जी सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है। सारे राज्य उसको लेकर ज्यादातर लड़ते हैं कि हमारा पैसा अटक गया, हमारा पैसा अटक गया। व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान जीएसटी को लेकर है। लड़ने के लिए बहुत कुछ है।
आज देखिए भारत का हर नागरिक के पास अपना खुद का अकाउंट है और आप भी जानते हैं कि छोटी सी धनराशि यदि सहायता राशि उसको अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दी जाती है तो उसके अकाउंट में जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया जो अभियान रहा, ये काफी सफल रहा। अनुच्छेद 370 का हटाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां प्रधानमंत्री जैसे लोग भारत के एक शब्द बोल नहीं पाते थे, करने की बात छोड़ दीजिए। आपको याद होगा कि 370 जैसे धारा के लिए एक शब्द कांग्रेस के पूर्व के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, कौन कौन सा घटना घटती रही और क्या वहां क्या नहीं हुआ, जिस तरीके से नरसंहार हुआ, 3 तलाक कानून हो गया, कोविड-19 का टीकाकरण, 370 के बाद कितनी इंडस्ट्री आ गई हमारे भारत में। नहीं, भारत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अगुवाई में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया गया, यह सबने जो है इसको सराहनीय माना। वंदे भारत ट्रेनें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस पे निर्माण है, लेकिन उस टीकाकरण पर तो सवाल तमाम उठे थे, उस टीकाकरण पर तो तमाम सवाल उठे थे। क्योंकि जो करेगा उसी के पीछे सवाल उठेगा। नहीं, वो तो कंपनी ने कहा था कि हाँ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ब्लड में क्लोटिंग हो सकती है। भारत पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश यदि इस महामारी से निपटने में सफल रहा तो मोदी जी की अगुवाई में, और मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों को आह्वान किया, या किसी भी चीज को आप लेके दीजिए, किसी देश में कोविड बचा है क्या? सभी सफल हो गए भाई साहब। एक्चुअली है क्या कि आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। आपने भी कोविड लगवाया, देश बचा क्या? बाकी देश भी सफल हो गए। बाकी देश को आपको पता होगा कि हमारे देश से ही कई देशों को सप्लाई भी किया गया। अगर ये वरिष्ठ पत्रकार की जगह भाजपा प्रवक्ता लिखा होता मुझे कोई बुरा नहीं लगता, आप जो भी बोल रहे होते। आपका सोच है, लेकिन जो सराहनीय कार्य है उसकी तारीफ हम करते हैं निश्चित। एक आंकड़ा दूं कृष्ण कुमार जी, एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं। घुसपैठ को लेकर अक्सर मुद्दा बनाया गया। 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 14,000 से ज्यादा घुसपैठियों को वापस भेजा गया, 2006 में 13,000 से ज्यादा, 2007 में 12,000 से ज्यादा, 2008 में 10,000 से ज्यादा, 2010, 11, 12 में 6,000 से ज्यादा, 2013 में 5,000 से ज्यादा। अब 2014 के बाद का आंकड़ा आप सुन लीजिए। 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51, 2018 में 445, 2016 में 82, 2019 में 299, 2020 में 246, 2022 में 50, 23 में 41 और 2024 में 225 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। अब किस सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए या घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया, ये आप बता दीजिए इन आंकड़ों के आधार पर। हम आपसे बताना चाहेंगे कि जब आप आंकड़ा दे रहे हैं तो आने वाले का भी आंकड़ा दे दीजिए, कितने घुसपैठ हुआ था 2014 के पहले, घुसपैठ की क्या जो है संख्या थी, जरा उसके बारे में आप बता दीजिए। नहीं, देखिए ना, मैं तो भेजने वालों की बात बता रहा हूं, आने वालों की बात तो सरकार बता रही है ना कृष्ण कुमार जी, आने वालों की बात तो सरकार बता रही है। सरकार ने दिल्ली के चुनाव से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, हर चुनाव में एक ही मुद्दा रखा कि हम तो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ा उनका कह रहा है कि 900 से ज्यादा कहीं निकाले ही नहीं। तो अगर इतने ही घुसपैठिए भारत में थे, पहली सरकार में कम थे या ज्यादा थे उस पर बात ही नहीं हो रही, लेकिन अगर इतने ज्यादा वर्तमान में थे तो निकालने वालों की संख्या 900 महज मैक्सिमम। देखिए, मैं आकर्षित करना चाहूंगा, वर्तमान की सरकार की जो चाबुक है, जिस तरीके से सरकार ने अपनी एक चेहरा दिखाया है, वहां घुसपैठ न के बराबर हुआ है। पूर्व के दिनों में घुसपैठ बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसमें जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। लेकिन एक बात तो बताइए ना, दिल्ली के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, यूपी के चुनाव में, सब चुनाव में अभी तक जितने भी चुनाव हुए सब में एक ही मुद्दा रहा कि घुसपैठ बहुत ज्यादा हो गई है, इसको हम रोक देंगे। असम में भी यही मुद्दा उठाया था अभी, तो फिर कम हुई ये कैसे मान लिया जाए? अभी आपने देखा किस तरीके से घुसपैठी भाग बॉर्डर पर, और कितनी जबरदस्त। ठीक है कृष्ण कुमार जी, एक और सवाल मेरा एक और सवाल। आज केंद्र, आज 22 राज्यों में जहां जहां एनडीए की सरकार है, केंद्र शासित राज्य मिलाकर, उन सबके मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं। एनडीए की एक बड़ी बैठक आज हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस बैठक को? देखिए, भारत पूरी तरीके से गया है, या युवा जोश की बात करें, राजनीति में भी देखिए, चाहे जो भी सफल नेता रहे, लेकिन यदि उनकी कारगुजारी कुछ रही है गलत,
उसको सबके सामने युवा ला रहा है और देश पहले की भांति अब वो भारत नहीं नहीं रहा। कृष्ण कुमार जी, जबकि मेरा हमारे सवाल ये है, कृष्ण कुमार जी मेरा सवाल ये है कि आज एनडीए की बड़ी बैठक, इतने बड़े लेवल पर इस बैठक का होना, हर राज्य के मुख्यमंत्री का पहुंचना, एनडीए शासित, क्या मायने निकाले इस बैठक के? देखिए, पार्टी का अपना एक व्यवस्था है, पार्टी की अपनी एक रूल रेगुलेशंस हैं, वो बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर ये कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। अभी 2027 में यूपी का चुनाव है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रदेश और यहाँ से ही जो मुखिया चुने जाते हैं उसको लेकर के सारी कवायदें जारी हैं। ठीक है, अब ये मीटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या उनका बेस। ठीक है 30 सेकेंड अभय जी आपके पास कि इस बैठक के मायने क्या? देखिए, ये जो अभी बैठक हुई है तो निश्चित रूप से जो 12 वर्ष की उपलब्धियां हैं और ये सर्वाधिक जो रिकॉर्ड इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पे, तो सबका एक विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में। सब लोग जाके मोदी जी को धन्यवाद दिए हैं, उनका अभिनंदन किए हैं और उसके अलावा सब लोगों ने कि भाई जो भी मोदी जी का निर्णय है देश हित में, उस निर्णय ठीक है सर्वेश जी 30 सेकंड, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। सर्वेश जी 30 देखिए, सेकंड। सब राणा जी सब लोग जाके जुट के वहां बैठ के बातें कर रहे हैं कि काम तो कर नहीं पाए हम, और कुछ भी पीछे मुड़ के देखेंगे, काम लेके तो जा नहीं सकते, तो कैसे कैसे कोई फॉल्स नैरेटिव बनाना है, कैसे ठगने की कोशिश की जाए, किसी तरह चुनाव जीतते आए, जीत जाते हैं, फिर वही कोशिश करने के लिए बात की। सारे मिल के बैठ के बातें कर रहे हैं कि कैसे फॉल्स नैरेटिव घटना है और कैसे कुछ पत्रकारों को अपनी तरफ लाना है जिससे और फॉल्स नैरेटिव चलता रहे। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सर्वेश जी आपका भी, अभय जी आपका भी और कृष्ण कुमार जी आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सवाल यह है कि ये 12 साल कैसे हैं? 12 साल उपलब्धियों वाले हैं या फिर नाकामियों वाले हैं? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि 12 साल तो नाकामी वाले हैं और सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे शानदार उपलब्धियां देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। बाकी आप भी सोचिए, विचारिए, समझिए कि ये 12 साल कैसे वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।